नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर। बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए करंट अफेयर मैं लगातार लेके आ रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन दबाएं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर मंथ के टॉप क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन आप, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे रिवर रोपर का उद्घाटन किया गया है? इन किन राज्यों में किया गया है? इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे, गुजरात, ए, बी में आसाम, तीसरा सी में कर्नाटक, डी में लद्दाख। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका आसाम। सॉरी, यहाँ गलत लिख गया है, आसाम। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ये आसाम है। ठीक है, तो यहाँ जो उद्घाटन किया गया है, गुवाहाटी में निर्मित यह देश का सबसे बड़ा रिवर रोपर है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। रोपर से किस लिए बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? रोपर से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और ये क्या होगा, दोनों किराना को जोड़ेगा, एक साइड से और दूसरे साइड। रोपर जैसे आप देखते हैं ना, कोई रोपर जो एक वायर होता है और उस पे एक छोटा सा लोहा का एक खटाल टाइप से बना होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें होगा कि यातायात को काफ़ी सुगम बनाया जाएगा पर्यटकों के लिए। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई कितना है? इसकी कुल लंबाई जो है 1.82 किलोमीटर है और लागत इसमें कितनी आई है? इसमें आई है 56 करोड़ की आसपास ये लागत आई है। लागत याद रखिएगा 56 करोड़ और लंबाई याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो 1.82 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गाओफेन 905 उपग्रह का परीक्षण किया है? इन किन देशों के द्वारा किया गया है? तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे, यूएसए, भारत, चीन और इजराइल। क्वेश्चन आप करंट अफेयर का जब क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो पहले आप खुद से ट्राई किया कीजिए कि आप देखिए कितना आपको क्वेश्चन करंट अफेयर पे पकड़ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, चीन हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, चीन ने इस उपग्रह को अपने जियोकान सैटेलाइट से लॉन्च किया है और ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह उपग्रह एक क्या है, ऑप्टिकल रिमोट सिस्टम उपग्रह है। ऑप्टिकल रिमोट सिस्टम के द्वारा इसे, मतलब ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ये काम करेगा। और ये किन देशों के द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा किया गया हाल ही फिलहाल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी एंटी टैंक बम का परीक्षण किया गया है? ये किन के द्वारा किया गया है? ये किया गया है, आपका ऑप्शन देख रहे होंगे, ए में ओडिशा, बी में कर्नाटक, सी में पश्चिम बंगाल और डी में तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ए नंबर हो जाएगा, ओडिशा में है। परीक्षण के दौरान इस बमों की मारक क्षमता एवं उपयोगिता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आंकड़ों को भी एकत्रित किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है कि ये स्वदेशी, मतलब स्वदेशी का मतलब होता है कि भारत सरकार के द्वारा निर्मित है और भारतीय चीज़ों का जो इक्विपमेंट होता है, गुड्स होता है, पार्ट्स होते हैं, उन चीज़ों का उपयोग किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर है। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हाल ही में, ठीक, साउथ अफ्रीका के किस पूर्व खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सूची में, ठीक है, हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया है? ये किनको किया गया है? तो इनमें ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इनका ऑप्शन हो जाएगा आपको कौन सा, सी में वो ऑप्शन हो जाएगा जैक कैलिस को सम्मिलित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना योगदान देने के लिए इन खिलाड़ियों को सूची में शामिल किया गया है। तो आप जानते होंगे आईसीसी क्या है, ठीक है, उसने एक प्राइज़ दिया गया है क्या, हॉल ऑफ फेम की सूची में सम्मिलित किया गया है। ये पूर्व हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं
और इसमें मैं दो और पॉइंट बता देना चाहता हूं कि इस रैंकिंग में और महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को भी शामिल किया गया है, जो महिला की है लियासा अस्थलाकर को भी सम्मिलित किया गया है, और एक पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जो जहीर अब्बास को भी शामिल किया गया है। तो आप ये तीनों नाम को याद रखिएगा। इसमें सम्मिलित किया गया किसे? जैक कैलिस को। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया गया है? एक योजना चलाया जा रहा है, सहयोग की योजना। आपसे पूछ लिया जाएगा सहयोग की योजना किन राज्यों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है। और ये किन किन देशों के साथ हस्ताक्षर किया गया इस योजना पे, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये है इजराइल के सरकार के द्वारा। इजराइल आपको पता होगा कि वाटर मैनेजमेंट के मामले में विश्व का सबसे अच्छा देश माना जाता है। यहाँ वाटर मैनेजमेंट बहुत ही बारीकी तौर से और बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। तो इस योजना का हम थोड़ा विस्तार में देखते हैं कि सहयोग की योजना क्या है। ये मुख्य उद्देश्य इस योजना का है कि बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का हल निकालना है और सूखे क्षेत्रों में नवीनीकृत कृषि प्रौद्योगिकी के तहत क्षेत्रीय किसानों को सहायता प्रदान करना। आपको बुंदेलखंड के एरिया के बारे में पता है कि वहाँ काफ़ी सूखा है, पानी की बहुत कम मात्रा है, मतलब जो हमारा जो भूजल स्तर होता है वो बिल्कुल सूख चुका है। तो वहाँ पे है क्या कि नवीन प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे का रोपण करना जिसे कम से कम पानी की आवश्यकता हो, उन पौधे को वहाँ प्लांटेशन करना और वहाँ खेती के लिए लायक बनाना। और दूसरी बात है कि पानी की कमी को उस क्षेत्र में दूर करना, जैसे भूजल इस योजना के द्वारा हो जाएगा क्या, भूजल प्रबंध हो जाएगा, सिंचाई के लिए काम किया जाएगा, पीने योग्य जल का प्रबंध के लिए परियोजना का एक आदर्श साबित करने के लिए ये इजराइल सरकार के द्वारा इस योजना को यूपी सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सिक्स्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा ठीक नमत वसई कार्यक्रम, ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा, नमत वसई कार्यक्रम, ये किनके द्वारा चलाया जा रहा है और ये योजना का उद्देश्य क्या है? ये योजना जो चलाया जा रहा है ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केरल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आदिवासियों बच्चों के लिए घर में ही ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा और इस योजना के तहत 50 लैपटॉप का वितरण किया गया। जैसे आप लोगों का भी पता होगा, कोविड-19 के कारण से उद्योग धंधे के साथ साथ शिक्षा व्यवसाय की पूर्ण रूप से बंद है। तो हर राज्य अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ गरीबों छात्रों के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें घर में ही शिक्षा की मुहैया करवाया जाए। तो इसको देखते हुए केरल सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया है, ठीक है, उसके तहत लैपटॉप बांटा गया और आदिवासी बच्चों के लिए ये योजना चलाई गई है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर, किस गेंदबाज ने T20 मैच में 500 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? आप बताइए ये कौन से प्लेयर हैं जो 500 विकेट लेके T20 में, काफ़ी अपने अपने में बहुत मायने रखता है, T20 में आपने 20 ओवर के मैच में 500 विकेट ले लिया। ये है, आपके ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये इंडिया के खिलाड़ी नहीं है, ये हो जाएगा आपको ब्रावो के द्वारा लिया गया है। ये वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज हैं, विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं जिसने 500 विकेट लिए हैं T20 में। कौन है ये? वेस्ट इंडीज़ के हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हम लोग देखेंगे 8 नंबर में है क्या कि द मुस्लिम 500 पत्रिका ने वर्ष 2020 में किसे मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है? सबसे पहले ये जानना होगा आप लोगों को, द मुस्लिम 500 या 500 पत्रिका किनके द्वारा जारी किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये पत्रिका किसके द्वारा जारी, ये तो जॉर्डन से प्रकाशित होने वाला है ये पत्रिका है। कौन? द मुस्लिम 500, ठीक। तो इसमें है कि अभी जो रिसेंट में ये जो पुरस्कार दिया गया है
आपका ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है, 2020 का ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ये इमरान खान को दिया गया है। इमरान खान आपको पता है पाकिस्तान के 22 है ना 22वें प्रधानमंत्री वहाँ के हैं। ठीक, इमरान खान को ये पुरस्कार वर्ष 2018 में, और ये मैं बता दूँ किस लिए ये दिया गया है पुरस्कार, मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत के साथ शांति बनाए रखने हेतु और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के द्वारा कितना शांति बनाया जा रहा है ना, कि लगातार आर्टिकल 370 हटने के बाद लगातार देख रहे हैं क्या स्थिति है जम्मू एंड कश्मीर की। हर दिन मतलब आतंकवादी के द्वारा कुछ न कुछ हरकतें की जाती है अपनी भारतीय सीमा में, है ना। तो पत्रिका के द्वारा ये भी बताया गया है कि इमरान विश्व का अब तक का 16वें सबसे प्रभावशाली मुस्लिम है। ठीक है, तो अपने लोगों को बस ये पॉइंट याद रखना है कि पूछ लिया जाए एग्जाम में कि द मुस्लिम 500 पत्रिका के द्वारा किसको दिया गया है, तो ये स्वीडन जॉर्डन के द्वारा ये पत्रिका जारी किया जाता है और किसी इमरान खान को दिया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। 9th नंबर में है क्या, 9th नंबर में है कि अभी हाल ही में, ठीक, अभी हाल ही में ही आशपा की कितनी अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कानून पता होगा, ये कहाँ पे है, आप लोग बताइए ये कहाँ पे चलाया जा रहा है, ये आशपा कहाँ लगाया गया, आशपा ये लगाया गया है आपका कहाँ पे, आसाम में लगा हुआ है, आसाम में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अभी हाल ही में एक संशोधन पास किया गया था कि इसे बढ़ाकर कुछ टाइम के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। यह कानून जो है असम में, यह कानून नवंबर 1958 में लगाया गया था, जो अब तक ये लागू है। ठीक, इस कानून के अंतर्गत क्या होता है, ऐसा क्या हो गया जो इस कानून को लगाया गया और इन कानूनों में क्या ऐसा किया जाता है, तो हम बता देते हैं। इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा बलों को राज्य में अभियान चलाने एवं बिना पूर्व नोटिस के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति है। अगर आप सस्पेक्ट पकड़ाते हैं किसी तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा के मतलब सुरक्षा भेदी के रूप में, आप अगर पकड़े जाते हैं या आप पर पुलिस को शक होता है तो आपको वह पकड़ सकते हैं और कारागार जेल या कार्रवाई कर सकते हैं। इसे कहते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में जारी किया। इसे एक और कहावत में कहा जाता है फौजी कानून भी कहा जाता है इसे। और इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये 28 अगस्त से इसे अभी बढ़ाया गया। 28 अगस्त 2020 को इसे बढ़ाकर 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में क्या होता है, कारण क्या है बढ़ाने का, तो असम के मतलब अलग अलग जगह पे अभी जो सरकार का मानना है या कोर्ट का मानना है कि अवैध हथियार की कुछ अवैध हथियार पकड़े गए हैं, गोले बारूद पकड़े गए हैं, जिससे असम को थोड़ा असुरक्षा महसूस हो रहा है। इस कारण से इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पास में ही है। आप मैंने मैप में प्रीवियस बिहार मैप में पढ़ाया था आपको कि नॉर्थ ईस्ट पास में ही है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम कहते हैं WHO, द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। महाद्वीप है, याद रखिएगा, देश मत इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इसमें देखिएगा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। ठीक, इन सब में किनके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा देश हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अफ्रीका को अभी जो पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यह घोषणा तब किया गया है जब नाइजीरिया, अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया को पोलियो मुक्त होने के पश्चात किया गया है। और लास्ट टाइम जब पोलियो का नाइजीरिया में जो लास्ट टाइम जो पोलियो का मामला देखा गया था वह 2016 में देखा गया था। 2016 के बाद 4 साल तक वेट करने के बाद WHO ने इस तरह से निर्णय दिया है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि WHO द्वारा पोलियो अभियान कब शुरुआत की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका कब 1988 में पोलियो अभियान WHO के द्वारा शुरू किया गया था और मतलब पोलियो को पूर्ण रूप से हटाने का एक संकल्प पारित किया गया था।
पोलियो अब केवल 2 ही एशियाई देश में है। कौन कौन से देश में है? एशिया के अंदर दो जगह है। पहला तो पाकिस्तान के अंदर है और अफ़गानिस्तान में है ये सक्रिय रूप से। और 4 दशक पहले भी, थोड़ा और हिस्ट्री में जाइएगा अफ्रीका के अंदर, तो चेक को भी वहाँ ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखता हूँ आपके जीएस में कितना नॉलेज है और कितनी आपकी ग्रिप है, पकड़ है, बीपीएससी के लिए आप कितने प्रिपेयर है। आप बताइएगा WHO ने किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था? आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं देखता हूँ कि कितना आप लोगों का पकड़ है, करंट में या फिर नॉलेज रखते हैं। ये इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 11th नंबर, किस राज्य की सरकार द्वारा ठीक लैंड प्रोहिबिशन एक्ट ठीक को मंजूरी दी गई है? तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि इसका ऑप्शन क्या है, ये किन के द्वारा लागू किया गया है। तो जो लैंड प्रोहिबिशन एक्ट जो है, ये गुजरात सरकार का एक्ट है जिसे इसने मंजूरी दिया है। यह एक प्रकार का निषेध अधिनियम है जिसके अंतर्गत राज्य में भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। कानून के तहत अवैध रूप से अगर आप भूमि को हड़प रहे हैं तो आपको सज़ा का प्रावधान दिया गया है। इसमें 10 से 14 वर्ष की सज़ा का प्रावधान और साथ में जेल होने की भी संभावना है। आप लोग इस कानून को पारित करने का मूल उद्देश्य ये है कि किसानों की और जो निम्न वर्ग के जो हमारे जो लैंड फार्मर है, जो जिनके पास ज़मीन है, उनको बड़े बड़े उद्योगपति या फिर बड़े लोग बाला फुसकार कर उनका ज़मीन को हड़प लेते थे। तो इन कानून का मेन उद्देश्य लाना है कि उन चीज़ों से रक्षा करना। ठीक, तो बहुत अच्छा ही कानून है, ऐसा कानून हर राज्य में आना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th नंबर है कि किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है? आप ऑप्शन बताइए कौन सी ऐसी खिलाड़ी है। देख रहे होंगे ऑप्शन, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, उसके बाद हो जाएगा पोलोमी घटक, उसके बाद इनमें से सभी। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी। इनके द्वारा अभी हाल ही में फ़िलहाल में बोला गया है कि रिटायरमेंट लिया जाएगा। जैसे कि MS धोनी और सुरेश रैना के द्वारा भी मतलब क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। हालांकि वो 2020 खेलेंगे लेकिन क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आपका पोलोमी घटक ने वर्ष 2006 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलने में भारत की प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने कांस्य पदक उस समय जो खेले थी, राष्ट्रमंडल खेल 2006 में खेला गया था, उसमें कांस्य पदक उनके द्वारा जीता गया था। और उसके बाद 2019 में भी 2009 में भी भारत सरकार ने ठीक अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, इनको जो है पोलोमी घटक को 2009 में इसे अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। ठीक, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्जुन अवार्ड के साथ साथ क्वेश्चन जोड़ के पूछ लिया जाएगा कि रिटायरमेंट लिया, और दूसरा में कथन में दे दिया जाएगा कि क्या पोलोमी घटक ने उन्हें क्या कांस्य पदक मिला है, कोई अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। तो आप लोगों को लगाना है हाँ 2009 में उसे मिला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 13 नंबर में हम लोग देखते हैं। 13 नंबर है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बीपीएससी और प्लस यूपी PCS ये दोनों जगह पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चन में देखिएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है कि ये बताइए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरुआत की गई थी, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको याद होगा कि इस योजना की शुरुआत बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या क्या था? इसमें था क्या, रोजगारों के लिए आसानी से लोन देना, और दूसरा हो जाएगा कि छोटे उद्यमियों के जरिए रोजगारों का सृजन करना। मूल उद्देश्य 2 था इसका। ठीक, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि आखिर में किन राज्यों के द्वारा सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिया गया है लोन।
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो दिया गया है महिलाओं को, ये कितना दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाएगा 58 और 257, मतलब 58,227 करोड़ रुपया के आसपास ये दिया गया है तमिलनाडु सरकार को। दूसरे स्थान पर पूछ लिया जाएगा तो दूसरा स्थान पे याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पे पूछ लिया जाएगा तो कर्नाटक। अगर आपसे लगातार 3 क्रमबद्ध पूछ लिया जाए तो आप याद रखिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को दिया गया। उद्देश्य मैंने बता दिया किस कारण से दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 2000 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है। बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में ये डेटा को जारी किया गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन देख रहे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफे और जेफ वेजोस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए आपको जेफ वेजोस हैं। इनकी संपत्ति अभी कितनी है, इनकी संपत्ति अभी जो है 204.6 अरब डॉलर के आसपास इनकी संपत्ति है। ठीक है, बिल गेट्स सेकेंड स्थान पे, उनका जो संपत्ति है 116 करोड़ के आसपास है बिल गेट्स की संपत्ति। यहाँ मैं बना देता हूँ, 116.6 करोड़ के आसपास है इनकी संपत्ति है बिल गेट्स की। और मुकेश अंबानी, आपको बताना है मुकेश अंबानी कितने स्थान पे है। मुकेश अंबानी चौथे स्थान पे हैं। उनकी कुल संपत्ति है 80.6 अरब डॉलर के आसपास उनकी कुल संपत्ति है। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना है ये जॉब मैंने बताया ए ऑप्शन है इसका, जेफ बेजोस इनके नाम है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में है कि किस राज्य की सरकार द्वारा देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को शुरू किया गया है। समुद्री एम्बुलेंस मतलब समुद्र में भी एम्बुलेंस चलेगा। जिस तरह से रोड पे एम्बुलेंस चल के लोगों की जान बचाता है, तो शायद इस तरह से समुद्री एम्बुलेंस का भी काम होगा। इनका नाम दिया गया प्रतीक्षा। ठीक, तो ये चालू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। इसका मैं उद्देश्य बता देता हूँ कि ये किस कारण से इसे चालू किया गया है, ताकि आपको क्वेश्चन अगर करंट अफेयर अगर डायरेक्ट आप रट रहे हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर साल के अंदर इतने करंट अफेयर बन जाते हैं कि दिमाग में इतना रहता नहीं हम लोगों के दिमाग में। तो आप ट्रिक से याद कीजिए। केरल समुद्र के तट के आसपास, तट के पास बसा हुआ है एक राज्य है। ठीक है, तो ये समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले मछुआरों की जान बचाने के लिए इस तरह का एम्बुलेंस का मतलब लगाया गया है। आप देख रहे होंगे कि समुद्र में बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं और किसी कारण से कभी उसके मतलब जहाज़ ख़राब हो जाने के कारण, कभी व्हेल मछली का अटैक, कभी ज्वार भाटा का अटैक, कभी प्राकृतिक आपदा के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह देखते हुए केरल सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस का मतलब स्टार्ट किया गया है। देखा जाए तो केरल में प्रत्येक वर्ष लगभग 30 मछुआरों की जान चले जाती है। मछली पकड़ने के दरमियान में 30 मछुआरे मर जाते हैं, ये सरकार की डाटा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 16 नंबर है कि केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। एक हेल्पलाइन है, जैसे पुलिस हेल्पलाइन होता है, महिला हेल्पलाइन है, उसी तरह से एक हेल्पलाइन जारी किया गया है स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं या किसी तरह से प्रताड़ित मतलब टेंशन में हैं, तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करके आप सुविधा ले सकते हैं। तो इनका नाम है किरण हेल्पलाइन एक जारी किया गया है, इसका नाम दिया गया है किरण। ठीक, तो इसमें है कि मानसिक स्वास्थ्य के उपचार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों की चिंता, डिप्रेशन आदि से उत्पन्न हुए मानसिक पीड़ा के निवारण हेतु आपातकालीन सेवा का प्रारंभ किया गया है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसका बस ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कौन सा है, तो किरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर।
उसका है कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 किस भारतीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ये आप ऑप्शन देख रहे होंगे। ऑप्शन में है श्रम मंत्रालय, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय, नीति आयोग और विदेश मंत्रालय। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसमें ऑप्शन होगा क्या, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर में क्या कह रहा है, 18 नंबर में कह रहा है कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो किसे हुआ है, ये हुआ है गुजरात सरकार को। गुजरात निर्यात करने में पहले स्थान पे है। अगर ऑप्शन में आपसे अगर पूछ दिया जाएगा 3 राज्य का नाम अगर क्रमबद्ध पूछ दिया जाएगा, तो कभी कभी यूपी, पीसीएस और बिहार में तो पूछा ही जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला स्थान गुजरात, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। किस राज्य की सरकार द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत अच्छा एक योजना है सरकार की। आपको बताना किन सरकार के द्वारा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। कहा जाता है कि अगर हम लोगों को सफलता पाना है तो स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ दिमाग की भी ज़रूरत होती है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैश करने के लिए या किसी काम को सक्सेस करने के लिए। तो ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा इसलिए जारी किया गया कि कोरोना महामारी के दौरान देखते हुए बच्चे को तनाव से मुक्त रखा जाए। तो इस तरह की सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 में देश की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इसमें जो आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया है, ये जारी किया गया है क्या है, ये है -4.5 हमारी वृद्धि दर है, मतलब माइनस में रहेगी इस बार। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको, आरबीआई का गठन कब हुआ था, 1935 में। और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, शशिकांत दास जी हैं। आरबीआई द्वारा जो वैश्विक दर जो स्टार्ट किया गया है इतना रखा गया है, ठीक है। और लेकिन ये तो भारत का रिपोर्ट जारी किया, अगर वैश्विक आरबीआई ने एक अनुमान लगाया कि विश्व की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट क्या रहेगा अनुमानित, तो उसने कहा है कि 6%, 0 से लेकर 6% तक रहने की संभावना है। 6 से 7.5 के आसपास रहने की, नीचे ही रहने की संभावना है। ये जो गिरावट देखा गया है ये कोरोना महामारी के कारण से ये इस तरह के जो हमारे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पे जो इफेक्ट पड़ा है कोरोना महामारी के कारण से देखा। माइनस, ऐसे तो भारत का तो -4.5 में ही ग्रोथ रेट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। और आपको आने वाले एग्ज़ामों के लिए बधाई हो, क्योंकि बीपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है और लगातार आप लोग मेहनत कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल सिविल सर्विस एक्सपर्ट के साथ जुड़कर काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे प्रिय दर्शन सर के द्वारा आप लोगों के लिए लगातार बिहार टेस्ट सीरीज लेके हमेशा वो लेके आते हैं। आप उस टेस्ट वीडियो को देखिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।